प्रेशर टेस्ट या पर्जिंग, या पहले पर्जिंग फिर नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट हम लोग करते हैं सिस्टम में। नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट करने के दो मेन पर्पस होते हैं। एक कि हम उसमें उस सिस्टम की लीक और स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं कि वो सिस्टम कितने दिन तक चलने वाला है। और दूसरा, जब सिस्टम के अंदर कुछ भी ब्रेजिंग करते समय या असेंबली करते समय अगर कुछ पार्टिकल्स रह गए होते हैं, स्पेशली कॉइल्सों में या जॉइंट्स में, तो इससे हम उसको फ्लश कर देते हैं, हम पर्च कर देते हैं। तो ये दो मेन इसके फंक्शन होते हैं। नाइट्रोजन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है और रेफ्रिजरेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती है, कोई एक्सप्लोजन का चांस नहीं होता है, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन यूज करते हैं। और नाइट्रोजन के अलावा बाकी गैसेस भी हैं, हीलियम वगैरह, जिसे हम यूज कर सकते हैं, बट वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो सस्ते में नाइट्रोजन गैस हमारे लिए एक अच्छी सुटेबल गैस होती है टेस्टिंग करने के लिए। दो तरह की गैसेस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए प्रेशर टेस्ट के लिए। एक ऑक्सीजन, क्योंकि कई बार ऑक्सीजन फ्री में साइट पे अवेलेबल होती है, सो नेवर यूज दैट। और सेम वे ड्राई एयर, सो अगर एयर भी अवेलेबल है, कंप्रेस्ड एयर अवेलेबल है, तो उसको कभी यूज नहीं करना चाहिए। दोनों, एयर के केस में और ऑक्सीजन के केस में, रेफ्रिजरेंट प्रेजेंट होने के सिस्टम में थोड़ा भी रेफ्रिजरेंट प्रेजेंट होने से एक्सप्लोजन का रिस्क हो जाता है। तो हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम प्रेशर टेस्टिंग के लिए या पर्जिंग के लिए यूज करते हैं, हम लोग सिर्फ ड्राई ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन ही यूज करें और कुछ यूज नहीं करें। ये नाइट्रोजन एक सीमलेस सिलेंडर में आता है, जिसमें नॉर्मली आप देखेंगे कोई वेल्डिंग जॉइंट नहीं होता है। ये सीमलेस सिलेंडर होता है और ये बहुत ही हाई प्रेशर रेटिंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर जो गैस है, जो नाइट्रोजन गैस है, वो 2000 psid से ज्यादा प्रेशर की गैस होती है। इतने प्रेशर की गैस हम लोग अगर हमारे सिस्टम में आती है या हमारी चार्जिंग लाइन में आती है, तो उन सबको ये बस्ट कर सकती है। तो वो ना हो, उसके लिए हमारे को एक रेगुलेटर यूज करना बहुत जरूरी होता है, जो इस फोटोग्राफ में आप देख रहे होंगे। ये एक रेगुलेटर, जैसे मैनीफोल्ड कह सकते हैं, जो नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। इसमें दो गेजेस होते हैं, एक गेज जो सिलेंडर का प्रेशर बताता है नाइट्रोजन सिलेंडर का, और दूसरा जो इसका आउटलेट प्रेशर बताता है। इसके आउटलेट प्रेशर को आप, जो इसकी नॉब है, जो डायाफ्राम नॉब है, इस नॉब से घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हैं और इंश्योर कि कभी भी इसका जो डिजाइन प्रेशर है उससे ज्यादा इसका प्रेशर ना बढ़ाया जाए। कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे सिर्फ एक इस पूरे रेगुलेटर की जगह वो सिर्फ एक एडाप्टर यूज कर लेते हैं टेक्नीशियन, जिसमें सीधा नाइट्रोजन सिलेंडर पे लगाने से 1/4 इंच कनेक्शन आउटलेट में मिलता है। उसे बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर नाइट्रोजन में आता है वो बहुत ज्यादा होता है। कोई भी कॉपर ट्यूब, कोई भी चार्जिंग लाइन उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए हमारी इंडस्ट्री में यूज नहीं होती है, तो वो सब बर्स्ट हो सकती हैं और एक्सीडेंट से नुकसान हो सकता है। तो ये मैनीफोल्ड या रेगुलेटर को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन से हम पर्जिंग जो करते हैं, हमारा पर्जिंग करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सारी अनवांटेड गैसेस, जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड हो सकती है, प्लस एयर जो भी उसके अंदर ट्रैप्ड है, और मॉइस्चर मेजरली जो सिस्टम के अंदर है, उसको हम पर्ज से निकाल दें। ब्रेजिंग के करने के टाइम पे अगर वो जॉइंट खुले रह गए हैं तो उसमें डर्ट भी जा सकती है। वो सारी चीजें हमारे पास इस नाइट्रोजन की पर्जिंग से निकल जाती है। नाइट्रोजन पर्जिंग करने का जो एक सिंपल तरीका वो ये है कि उसको रेफ्रिजरेंट सिस्टम में, जैसे कंप्रेसर है, कंप्रेसर के साइडों से निकलना चाहिए। तो जो फार एंड है, अगर आपके पास लिक्विड साइड में, अगर आपके पास लिक्विड साइड में ऑप्शन है, तो आप लिक्विड साइड से नाइट्रोजन डालें और कंप्रेसर के इन एंड आउट दोनों पोर्ट को खोल के वहां से उस नाइट्रोजन को फ्लश कर दें। तो आपके दोनों इवेपोरेटर कंडेंसर कॉइल इंडिपेंडेंटली पर्च हो जाएंगी। अगर आपके पास लिक्विड साइड में कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में आप कंप्रेसर के डिस्चार्ज साइड से, कंप्रेसर में नहीं, कंप्रेसर की लाइन, जो डिस्चार्ज लाइन जो कंडेंसर में जा रही है, वहां से आप गैस नाइट्रोजन को एंटर करके और सक्शन साइड से निकाल सकते हैं। बट ट्राई करें कि लिक्विड में अगर ऑप्शन है तो लिक्विड लाइन से करें, तो दोनों आपके इंडिपेंडेंटली क्लीन हो जाते हैं।
नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट करते समय जैसा मैंने पहले भी बताया, मैं वापस से एम्फसाइज करूंगा कि ऑक्सीजन फ्री ड्राई नाइट्रोजन यूज करना चाहिए। ऑक्सीजन फ्री इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ऑक्सीजन हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी रेफ्रिजरेंट अंदर ट्रैप्ड होगा तो उससे एक्सप्लोजन होने के चांसेस हो सकते हैं। और ड्राई हमारे को इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉइस्चर हमारे लिए कंटेमिनेशन है, हमें मॉइस्चर को निकालना है। अगर हम मॉइस्ट नाइट्रोजन डालेंगे तो हमारे लिए और चैलेंज होगा। के बाद प्रेशर टेस्ट की, तो नाइट्रोजन को डाल के प्रेशर टेस्ट करने के लिए जैसा कि आप लोगों के पास ऑलरेडी प्रोसेस है कि आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ करके और नाइट्रोजन के प्रेशर को जो उसका डिजाइन टेस्ट प्रेशर है वहां तक लेके जाते हैं, तब आप उसमें प्रेशर टेस्ट करते हैं। इसको डिजाइन प्रेशर तक लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डिजाइन प्रेशर से नीचे ही ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में इतना प्रेशर रहता है नॉर्मली ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो इतने पे हम प्रेशर टेस्ट करते हैं तो हमारे को कंफर्म हो जाएगा कि सिस्टम में लीकेज होगा या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। उसको डिजाइन प्रेशर तक ले जाने से इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर हाई प्रेशर कंडीशन में आप सिमुलेट कर पाते हैं ज्यादा लाइफ के लिए, तो अगर वो फ्यूचर में कभी लीक होने वाला था तो वो आपको जल्दी लीक मिल जाता है हाई प्रेशर कंडीशन में। बट हाई प्रेशर कंडीशन कभी भी जो आपका डिजाइन प्रेशर है टेस्ट प्रेशर, उससे ज्यादा नहीं ले जाना चाहिए। अगर वो आपके सिस्टम पे स्पेसिफाइड है 350 PSIG या 450 PSIG, तो उससे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं लेके जाना चाहिए, नहीं तो सिस्टम में कंपोनेंट्स बर्स्ट होने के, या बर्स्ट नहीं भी होंगे तो भी वो वीक हो सकते हैं, जिसे बहुत बार बल्जिंग बोलते हैं। जो आप कभी कभी आप देख भी सकते हैं कि वो कोई एक जो वीक पोर्शन होगा वो थोड़ा सा फूल जाएगा। अगर वो फूल जाता है तो उसकी जो वॉल थिकनेस है वो और कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में जाके कभी भी वो कोलैप्स हो सकता है। तो इसके लिए कभी भी हायर प्रेशर पे नहीं लेके जाएं। हो सकता है उस समय आपको लगेगा कि आपने प्रेशर टेस्ट कर लिया, लेकिन वो सिस्टम लीक टेस्ट होने की जगह उल्टा और कमजोर हो चुका होगा, एक वीक हो चुका होगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सपेंशन हो चुकी होगी, बल्जिंग हो चुकी होगी कहीं ना कहीं कॉपर ट्यूब्स की। तो इसके लिए प्रेशर टेस्ट बहुत ध्यान से हमारे को डिजाइन प्रेशर पर ही करना चाहिए। जब हम प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं तो प्रेशर टेस्ट करते समय हमारे को उसको प्रेशर होल्ड टेस्ट करना पड़ता है। प्रेशर होल्ड टेस्ट में क्या रहता है कि अगर सपोज आपका डिजाइन टेस्ट प्रेशर था 350 PSIG, और 350 PSIG डालने के बाद आप को 24 घंटे वेट करना था, तो वो जो रीजन होता है कि क्यों उसको 24 घंटे के लिए वेट करना है, वो डिपेंड करता था जब हमारा पहले जमाने में हमारे पास सिर्फ एनालॉग गेज हुआ करते थे, जो डायल टाइप गेज जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो डायल गेज होते हैं, इन डायल गेजेस की अपनी एक लिमिट होती है। सॉरी, सो डायल गेजेस की जो अपनी लिमिट होती है, जैसे सपोज आपको 350 PSIG पे टेस्ट करना है। अगर 350 PSIG पे टेस्ट करना है और आपके पास जो गेज है वो 0 से 500 PSIG तक का होगा, तब आप उसमें 350 PSIG नॉर्मली रीड कर पाते हैं। अगर एक अच्छी क्वालिटी का आप गेज लेंगे, जिसे क्लास 2 गेज बोलते हैं, तो क्लास 2 गेज के अंदर जो उसकी एक्यूरेसी होगी गेज की, वो +- 2% होगी। अगर वो +- 2% होगी, इसका मतलब है कि 500 PSIG के गेज के अंदर 10 PSIG तो उस गेज की ही एरर हो सकती है। तो हो सकता है वो 10 PSIG आपको गलत रीडिंग दिखा रहा हो। तो अगर 500 PSIG वाले गेज में आपने सिर्फ 350 PSIG डाला, और 350 PSIG में से 10 PSIG को तो आप कुछ जजमेंट कर ही नहीं सकते कि वो सही है या गलत है। तो इसका मतलब है कि जब 20 या 25 PSIG जब तक ड्रॉप नहीं होगा, तब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि सिस्टम में एक्चुअल लीक है या नहीं है। तो उसके लिए उस सिस्टम को 24 घंटे तक वेट करना पड़ता था, क्योंकि हमारे को 20-25 PSIG के करीब का हम लोग उसमें ड्रॉप देख रहे होते थे। आज की डेट में जो गेजेस अवेलेबल हैं वो डिजिटल गेजेस हैं, बहुत एक्यूरेट गेजेस हैं,
वो 0.1 psig तक की एक्यूरेसी पे काम करते हैं। तो उन केसेस में, और बहुत सारे ये प्रोग्रामेबल गेजेस होते हैं, तो उनमें क्या होता है, आपको एक्चुअली वेट नहीं करना पड़ता। आप प्रोग्राम कर देते हैं, आप उसमें डाल देते हैं कि आपका जो ये सिस्टम है उसको 24 घंटे तक आपको टेस्ट करना है 350 psig पे, और 20 psig तक का या 1% 2% जो भी आप डालते हैं तक का जो ड्रॉप है आपको एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा ड्रॉप अनएक्सेप्टेबल है। तो ये जो गेजेस हैं, प्रोग्रामेबल गेजेस, वो आपको बड़ी ही जल्दी 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको रिजल्ट दे देंगे कि इस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी इसमें प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, क्या ये 24 घंटे का टेस्ट को विथस्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर वो कहता है ओके, तब आपके पास ऑप्शन होती है कि या तो आप उसको नाइट्रोजन निकाल के आप सीधा वैक्यूमिंग प्रोसेस में चले जाएं, या फिर आप उसको और वेट करके 24 घंटे तक एक्चुअल में देख सकते हैं कि क्या वो रिजल्ट पास होता है या नहीं होता है। अगर प्रेशर ड्रॉप होने लगता है तो उसके लिए सिर्फ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एयर का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो नाइट्रोजन को लीक टेस्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ सोप सॉल्यूशन ही एक माध्यम होता है। सोप सॉल्यूशन में हम लोग नॉर्मली कोई भी डिटर्जेंट या शैम्पू या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे हमारे को झाग मिल जाते हैं, तो यस, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेट होता है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये लीक लोकेटर है। अब लीक लोकेटर में क्या होता है कि जो माइनर लीक है, माइक्रो लीक्स के टाइप की माइनर लीक्स जो हैं, उस केस में बबल्स इसके जल्दी कोलैप्स नहीं होते हैं, तो वहां पे जो बबल्स का एक क्लाउड बन जाता है अगर एक माइनर लीक होती है। जो नॉर्मल बबल सोप सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, उसमें वो बबल्स कोलैप्स होने लग जाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते बबल्स, वो क्योंकि उसका जो मेन पर्पस था वो लीक फाइंडिंग करना नहीं था, उसका मेन पर्पस था वॉशिंग के लिए। तो इसके लिए वो डिफरेंट एप्लीकेशन हो जाती है। इस केस में आप माइनर लीक ढूंढ सकते हैं, बट अगर इससे भी ज्यादा बारीक लीक आपको ढूंढनी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर होते हैं जिसमें 3 ग्राम पर ईयर तक की लीक हमें मिलती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर में 3 ग्राम की लीक मिल जाती है किसी भी एक जॉइंट से, तो वो ही लीक अगर आपको सोप सॉल्यूशन से ढूंढनी हो, तो जो झाग में जो बबल जो बनेगा गैस का, वो लगभग 21 मिनट में एक बबल बनने वाला है। तो इतनी देर तक सोप सॉल्यूशन पे तो काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो मोटा मोटा 10 ग्राम 30 ग्राम तक की जो लीक्स हैं, वो हम अच्छे सोप सॉल्यूशन जैसे लीक लोकेटर है उससे ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग उससे भी नीचे जाना है तो हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट से ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इंटरनेशनली एक और टेक्नोलॉजी आती है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन ट्रेसर गैस टेस्टिंग। ट्रेसर गैस में क्या होता है, ये प्योर नाइट्रोजन नहीं होता, ये 95% नाइट्रोजन होता है और 5% इसके अंदर हाइड्रोजन होता है। ये 5% हाइड्रोजन इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, और कोई भी लीक में से ये बड़ी इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। तो लीक को ढूंढने के लिए हाइड्रोजन, बहुत ही हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि अगर आप याद करेंगे जब आपने कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ऊपर आते थे, ये सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये बड़ी जल्दी एस्केप करता है। बट हाइड्रोजन क्योंकि फ्लेमेबल है, तो हम प्योर हाइड्रोजन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सप्लोजन गैस हो जाएगी। अगर हम 95% नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ 5% हाइड्रोजन रखते हैं, तो हमारी जो गैस है वो नॉन फ्लेमेबल ही रहती है। तो जैसे हम नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम इस गैस को, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिक्सचर है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप ऑर्डिनरी नाइट्रोजन खरीदते हैं वर्सेस आप ये 5% हाइड्रोजन वाला ट्रेसर गैस लेते हैं, तो क्या ये आसानी से मिलती है? ये एकदम ऑफ द शेल्फ नहीं मिलती, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑफ द शेल्फ आपको मिलती है। ये आपको मिल जाएगी उन डीलर्स के पास जो एनालिटिकल गैसेस बेचते हैं। जो एनालिटिकल गैसेस में काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेशन गैसेस के लिए इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, इन सब के वो मिक्सचर जनरेट करते हैं। तो वो जो मिक्सचर जनरेट करने वाले जो वेंडर हैं, वो आपको नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर आपको दे सकते हैं, जिसके बाद आप, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है और जहां से भी लीक होगा वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का मिक्सचर निकलेगा,
और उसमें आप ये जैसे ये जो फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर, ये येलो जैकेट का हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर है। इसको अगर आप देखते हैं, सॉरी, कैन यू सी माय स्क्रीन? आई मिस्ड, आई कांट सी। Sir, we Sir, visible है, at nitrogen pressure test and purging on that screen. राइट। Pressure gas. सो इसमें से जो हाइड्रोजन का कंपोनेंट है उसको ये डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 0.1 ग्राम पर ईयर तक की लीक डिटेक्ट करने की हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही इजीली पेनिट्रेट करता है। अगर हम इस गैस को भी यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू प्योर नाइट्रोजन, तो हमारा जो डिजाइन टेस्ट प्रेशर है उसी प्रेशर तक हमें यूज करना चाहिए, उससे कम या ज्यादा पे हमें नहीं करना चाहिए। टेस्ट प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ट्रेसर गैस से फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम ही रखना चाहिए। ये अभी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और बहुत सारी देशों में इसकी रेगुलेशंस आती जा रही हैं। तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अपने आप को इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। फाइन। सो इसके बाद मेरा जो पहला सेशन था नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट और पर्जिंग का, वो खत्म होता है। तो अगर कोई